हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग इनर लाइन परमिट के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप जानते हैं कि जब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, तब से इनर लाइन परमिट भी चर्चा के केंद्र में रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन किए जाते रहे। फिलहाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना हमारा पर्पस यहाँ नहीं है। हमारा पर्पस केवल और केवल इनर लाइन परमिट पढ़ना है। इनर लाइन परमिट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ विवादों में इसलिए रहा क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अपवाद निर्धारित किए गए हैं, यानी यह अधिनियम छठी अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होता और उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट लागू है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां इनर लाइन परमिट लागू है, इसलिए इनर लाइन परमिट भी चर्चा के केंद्र में रहा है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल इनर लाइन परमिट को लेकर के अध्ययन करना है। सिक्योरिटी के लिए इनर लाइन परमिट का अध्ययन पहले भी किया जाता रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न के लिए आवश्यक माना जाता रहा है इनर लाइन परमिट का अध्ययन। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इनर लाइन परमिट है क्या। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे हम इनर लाइन परमिट ही कहते हैं। इनर लाइन परमिट ही कहेंगे हम इसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनर लाइन परमिट ही कहा। इनर लाइन आईएलपी आईएलपी। वर्तमान समय में इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में लागू है इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट। नागालैंड में लागू है। मिजोरम में लागू है। इन सभी क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट लागू है। और मणिपुर में, कि मणिपुर में एक लंबा विवाद रहा है इनर लाइन परमिट को लेकर के। सिक्योरिटी के टॉपिक में जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हैं, मणिपुर पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग आईएलपी के विवाद को पढ़ते रहे हैं। फिलहाल 10 दिसंबर 2019 से मणिपुर में भी अब इनर लाइन परमिट लागू कर। बहुत सारी संभावनाएं, बड़े सारे विवाद थे मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लेकर के, क्योंकि मूलतः यह जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए अब लागू किया जाता है। और पूरे मणिपुर में तो जनजातियां रहती नहीं हैं, केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर रहती हैं और बीच का जो घाटी का इलाका है वो मेइतेई समुदाय के लोगों का बाहुल्य है वहां पर। और ऐसी दशा में पूरे मणिपुर में कैसे इनर लाइन परमिट को लागू किया जाए, इस बात को लेकर के मणिपुर में विवाद हमेशा से रहा। और एक लंबे आंदोलन के बाद 2019 दिसंबर 2019 से मणिपुर की ये भी इनर लाइन परमिट। फिलहाल मणिपुर के विषय में चर्चा मणिपुर के सेक्शन में हम लोग करते हैं, जब मणिपुर के विषय में अध्ययन करते हैं सिक्योरिटी में। अभी हम लोग इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट को, इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है। वास्तव में इनर लाइन परमिट को वर्तमान समय में लागू करने के पीछे संकल्पना ये है कि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, उन इंटरनेशनल बॉर्डर उन इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के और देश के जो अन्य हिस्से हैं, उन हिस्से के बीच एक इनर लाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक इनर लाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के जो ए, जो एरिया जो एरिया इनर लाइन के अंतर्गत आता है, इनर लाइन के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र में आवागमन के लिए हमें इस परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। तो इनर लाइन परमिट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों के लिए है जिन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है।
यानी ऐसे एरिया को हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, तो उन क्षेत्रों में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भ्रमण नहीं कर सकता। हालांकि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को पूरे देश में भ्रमण करने की आजादी देता है। हम लोग आर्टिकल 19(1)(d) में इस बात का अध्ययन करते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आर्टिकल 19(5) भ्रमण के अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाता है, निर्बंधन के आधारों की घोषणा भी करता है, और उस घोषणा के आधार पर जनजातियों के हितों के संरक्षण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के भ्रमण का अधिकार यानी मूवमेंट का अधिकार छीना जा सकता है। फ्री मूवमेंट का अधिकार पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अवेलेबल है, लेकिन फ्री मूवमेंट का अधिकार रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, छीना जा सकता है ट्राइब्स के वेलफेयर के आधार पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था देता है, और इसी व्यवस्था के आधार पर इनर लाइन परमिट को अब लागू किया जाता है। लेकिन कैसे इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, हम लोग उस इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट पर पहले जाते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी छाप इस कॉन्सेप्ट पर आज भी विद्यमान है, और जो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी बस उसी व्यवस्था को हम थोड़ा बहुत चेंज करके आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870 पारित किया गया था, और इस 1870 के अधीन, इस 1870 के एक्ट के अधीन ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 पारित किया था। उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये 27 अगस्त को, उस समय 1873 में 27 अगस्त को 27 अगस्त को ये पारित किया गया था। ये एक रेगुलेशन था, ये एक विनियमन था, रेगुलेशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870 के अधीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, क्या पर्पस था इस रेगुलेशन का? इस रेगुलेशन का पर्पस ये था कि जो ब्रिटिश क्राउन था उस समय का, उस ब्रिटिश क्राउन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ब्रिटिश क्राउन के जो वाणिज्यिक हित थे, जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे, कि जितने भी कमर्शियल इंटरेस्ट थे, उन वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि चाय, तेल, हाथी, इन सब का व्यापार होता था ईस्टर्न बंगाल के एरिया से। तो उस समय का ईस्टर्न बंगाल था, पूर्वी बंगाल था। उस पूर्वी बंगाल और उस पूर्वी बंगाल की सीमा से लगे हुए क्षेत्र, आज के आसाम, नागालैंड और मेघालय, उन सभी क्षेत्रों को आपस में समाहित करते थे। और इस प्रकार आप जानते हैं कि आसाम, नागालैंड, मेघालय, उन सभी क्षेत्रों से अंग्रेजों के द्वारा बड़े पैमाने पर चाय, तेल, हाथी, इन सब का व्यापार और कारोबार होता था। इसलिए ये तय किया गया कि यहाँ से ये जितना व्यापार और कारोबार होता है, उस व्यापार और कारोबार पर केवल और केवल ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन का एकाधिकार बना रहे, एकाधिकार बना रहे। अब कैसे हो सकता था ये कि केवल और केवल ब्रिटिश क्राउन का एकाधिकार बना रहे इन सभी क्षेत्रों में? जितने भी क्षेत्र थे उस समय
बहुत सारे जिलों का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम 1873 के इस रेगुलेशन में लिखा गया है। आगे चल करके फिर बहुत सारे और जिले इसमें ऐड भी किए गए, जुड़े भी गए, जैसे कामरूप था, आज आसाम हम लोग कहते हैं, नगा हिल था, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट गारो का ही हिस्सा है, गारो हिल का ही हिस्सा है, इत्यादि। तो ऐसे अनेक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे अनेक जिलों को आइडेंटिफाई किया गया और उन जिलों के नाम यहाँ मेंशन किए गए, यहाँ लिखे गए इस 1873 के रेगुलेशन में। और यह व्यवस्था कर दी गई कि इन जिलों में जितने भी व्यापार और कारोबार होते हैं, उन व्यापार और कारोबार पर ब्रिटिश क्राउन का संरक्षण रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का एकाधिकार रहेगा। उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया जा रहा है, उसे प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया जा रहा है, उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया कर दिया जा रहा है। और इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह घोषणा कर दी गई इस रेगुलेशन एक्ट कि जहां जहां से ब्रिटिश सरकार चाय, तेल, हाथी इत्यादि इन सब चीजों का व्यापार कारोबार कर रही है, उस पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए यह घोषणा कर दी गई इस रेगुलेशन के अंतर्गत कि इन सारे एरियाज को, जिससे मैंने अभी यहाँ पर लिखा, कामरूप, नगाहिल, गारो, नौगांग, लखीमपुर इत्यादि, इन सभी एरियाज को, इन सभी क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जा रहा है, प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया जा रहा है। और इस एरिया में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश वर्जित होगा। बिना ब्रिटिश सरकार के परमिशन के, बिना ब्रिटिश सरकार के परमिशन के कोई यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकेगा, प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रतिद्वंदियों के प्रभाव को इन क्षेत्रों में समाप्त कर दिया, जिससे कि ब्रिटिश सरकार के अलावा जो अन्य प्रतिद्वंदी थे, जो अपना वाणिज्यिक हित रखते थे, व्यापारिक हित रखते थे, वे उन क्षेत्रों से व्यापार अब नहीं कर सकते थे, अत्यंत सीमित अर्थों में कर सकते थे यदि उन्हें परमिशन दी जाती तो, क्योंकि आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। और यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा, इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो 1 वर्ष का कारावास की सजा दी जाएगी, या 1,000 रुपए जुर्माना, उस समय या तो 1,000 रुपए जुर्माना उससे वसूला जाएगा, और या तो दोनों की सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से कड़े रेगुलेशन बना करके, और ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने इन व्यापारिक गतिविधियों और वाणिज्यिक गतिविधियों पर, कॉमर्शियल एक्टिविटीज पर अपनी मोनोपोली बनाए रखी, अपनी मोनोपोली बनाए। जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता के बाद इस मोनोपोली का कोई रोल नहीं रह गया, कि ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रेगुलेशन आज भी जिंदा है। जो रेगुलेशन है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, BEFR, अगर हम शॉर्ट में लिखें, कह सकते हैं BEFR 1873, आगे हम लोग इसी नाम से लिखेंगे संक्षेप में। तो ये जो BEFR है 1873 का, ये BEFR 1873 आज भी जिंदा है। आज गृह मंत्रालय इसे रेगुलेट करता है, गृह मंत्रालय की निगरानी में आता है, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जब स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात क्या किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात जो BEFR है, ये रेगुलेशन एज इट इज लागू रहा, यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 आज भी भारत में लागू है, आज भी भारत में लागू है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOHA,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेशन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। और यह रेगुलेशन, जबकि पूरा बंगाल चेंज हो चुका है, अब पूर्वी बंगाल जैसी चीज बची नहीं है, वो बांग्लादेश बन चुका है। उस समय के लिए पूर्वी पाकिस्तान था। आसाम है पूरी तरीके से अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है। पहले नगा, गारो, खासी ये सब आसाम के पार्ट होते थे, अब ये सब स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं। तो पूरा का पूरा स्वरूप चेंज हो चुका है, लेकिन यह रेगुलेशन अपने उसी रूप में थोड़े बहुत संशोधनों के साथ आज लागू है। किस रूप में लागू है, हम लोग इसी बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद 1950 में 1950 में जहां पर इसे ब्रिटिश इंटरेस्ट की रक्षा के लिए बनाया गया था, जहां पर ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी, इस रेगुलेशन में इस रेगुलेशन में अब ब्रिटिश सब्जेक्ट के बजाय, जहां ब्रिटिश सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी कि इस रेगुलेशन के माध्यम से ब्रिटिश सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया। बस इतना चेंज, और थोड़े बहुत और भी चेंज हुए, पनिशमेंट में भी चेंज आया है, तो कभी इस बात की चर्चा करेंगे। इसे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, इसे भारत के नागरिकों के हितों के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए अब निर्मित कर दिया गया। तो 1950 में एक थोड़ा सा चेंज किया गया इस रेगुलेशन में, और चेंज करने के बाद इसे भारतीय जनता के हितों के लिए निर्मित कर दिया गया। कैसे निर्मित कर दिया गया? मूलतः मूलतः इसे जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया है। जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए अब निर्मित कर दिया गया है। मूल रूप में इनर लाइन परमिट का जो पर्पस है, वो जनजातियों के हितों का संरक्षण करना, जनजातियों के हितों का संरक्षण करना है। ऐसी जनजातियां जो हमने बताया बाउंड्री लाइन से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से लेकर के, जिसे हम इनर लाइन डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया में, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, और इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से हम जिस जिस एरिया को इनर लाइन डिक्लेयर कर देंगे, उसके एरिया का जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के भीतर इनर लाइन परमिट लागू होगी। यानी दो तरीके की, यानी परमिट लागू हो सकती है, वहां पर परमिट लेना होगा तभी एंट्री होगी। कैसे ये फंक्शन में आता है, हम इस बात को आपको यहाँ पर समझाना। कैसे ये इनर लाइन परमिट, यानी 1950 में इसे इनर लाइन परमिट के रूप में लागू कर दिया गया, इनर लाइन परमिट के रूप में लागू कर दिया गया, और ब्रिटिश हितों के बजाय भारत के नागरिकों, विशेषकर जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या चेंजेस किए गए हैं, हम इस बात को समझते हैं। देखिए, दो तरीके की परमिट की व्यवस्था है ऐसे क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र? कौन से क्षेत्र? वे क्षेत्र वे क्षेत्र जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से इनर लाइन के बीच आते हैं। हमने बताया ये इनर लाइन है, ये इनर लाइन है। क्या होगी इनर लाइन? ये समय समय पर डिक्लेयर की जाएगी। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। और इस इंटरनेशनल बाउंड्री से एक सीमा रेखा हम तय कर देंगे, जो इनर लाइन कहलाएगी। और क्षेत्र में आने जाने के लिए उस क्षेत्र में आने जाने के लिए हमें परमिट की जरूरत होगी। परमिट की जरूरत होगी। बिना परमिट के इस क्षेत्र में आवागमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंटरनेशनल बाउंड्रीज और इनर लाइन के बीच का जो एरिया है, वो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आएगा। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है। इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी और इनर लाइन के बीच का जो एरिया है, वो इनर लाइन परमिट के अंदर कैसे आएगा, अब इस बात को आप समझें। यहाँ पर परमिट दो तरीके से मेंशन की जाती है यहाँ पर। एक तो विदेशियों के लिए है, विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए है। और दूसरा
नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए है। तो दो तरीके से दो लोगों के लिए परमिशन की व्यवस्था है। किसके लिए परमिशन की व्यवस्था है? एक तो परमिशन की व्यवस्था है विदेशियों के लिए, और दूसरा है परमिशन की व्यवस्था नागरिकों के लिए। ऐसे क्षेत्र किन क्षेत्रों में? जिन क्षेत्रों को हम प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं या रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट, ILP का कॉन्सेप्ट। जो विदेशी हैं उन विदेशियों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। रैप या पैप का कॉन्सेप्ट। विदेशियों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जारी किया जाता है या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी किया जाता है, जबकि भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। नागरिकों के लिए हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले संक्षिप्त से चर्चा यहाँ विदेशियों के लिए कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है? तो कोई भी विदेशी किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में जाना चाहता है, तो उसे परमिट की आवश्यकता होगी। किसी भी विदेशी को अगर उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया में जाना है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया गया था। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इसके लिए संघ सरकार ने फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 निर्मित किया। फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 निर्मित, और इस ऑर्डर के माध्यम से जिन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाता है उस एरियाज में फॉरेनर्स तभी मूव कर सकते हैं, तभी आ जा सकते हैं जब उनके पास पैप हो, यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट हो। अगर पैप नहीं है, अगर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट नहीं है, तो वे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं मूव कर सकते। जाएंगे तो उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना होगा और उन्हें सजा दी जाएगी। तो फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंतर्गत ऐसे एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है और वहां फॉरेनर्स के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश तो है ही है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तो शामिल ही हैं। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों को भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में लाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड है। इन सब के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरिया ना, बताया मैंने इनर लाइन पर वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। राजस्थान का भी कुछ एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। तो ये सब ऐसे एरियाज हैं, यानी केवल आवश्यक नहीं है कि केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों को भी हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री तभी मिलेगी जब किसी फॉरेनर के पास प्रोटेक्टेड एरिया परमिट हो, अन्यथा उसे उस क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का कॉन्सेप्ट है जो फॉरेनर्स के लिए। इसी तरीके से आगे चल करके
रैप की घोषणा की गई है। रैप की घोषणा की गई है। इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहते हैं। बात लगभग एक ही है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, ये भी फॉरेनर्स के लिए है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है, इसके लिए अलग ऑर्डर जारी इसके लिए अलग ऑर्डर जारी किया गया। इसके लिए अलग ऑर्डर जारी किया गया और उस ऑर्डर के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट का अधिकार दिया जाता है। 1963 का ऑर्डर है ये। का नाम है फॉरेनर्स फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963। और इस फॉरेनर रिस्ट्रिक्टेड एरिया 1963 के अंतर्गत जिस एरिया को हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, उस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में हम फॉरेनर्स की एंट्री बैन कर देते हैं, तब तक जब तक कि उनके पास रैप ना हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट ना हो। मूलतः यूनियन टेरिटरीज के लिए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिलहाल यूनियन टेरिटरीज तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार शामिल है ही। अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आती ही है। सिक्किम भी आता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से फॉरेनर्स को दी जाती है परमिशन, तब वे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मूव कर सकते हैं। क्या होंगे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, हमने आपको पहले बता दिया। इंटरनेशनल बाउंड्री है और उस बाउंड्री के भीतर कोई भी एक लाइन बना दी जाएगी और उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, या इसके अलावा भी किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसा सरकार आदेश के द्वारा उचित समझे। इसके अतिरिक्त भी एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया किए जा सकते हैं, डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ये मैंने फॉरेनर्स के लिए बात की। अब आते हैं हम लोग सिटीजन्स के लिए बात करने के लिए और इनर लाइन परमिट के लिए बात करने के लिए। तो जो रैप और पैप है वो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। और प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, इस प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री के लिए हमें परमिट लेनी पड़ती है और इस परमिट को हम इनर लाइन परमिट कहते हैं। ये सिटीजन्स के लिए है, ये भारतीयों के लिए है, ILP भारतीयों के लिए है। इनर लाइन परमिट भारतीयों के लिए है, सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए था रैप और पैप जो हमने पढ़ा। इनर लाइन परमिट संबंधित राज्य के द्वारा दी जाती है। भारत सरकार की सहमति से इनर लाइन परमिट की घोषणा की जाती है और संबंधित राज्य सरकारों के काउंटर होते हैं और उन काउंटर पर इनर लाइन परमिट ली जा सकती है। दो तरीके की परमिशन मिलती है। एक तो शॉर्ट टर्म परमिट होती है। यानी अल्पकालीन परमिट होती है। और एक दूसरी लॉन्ग टर्म परमिट होती है, यानी लंबे समय की परमिट होती है। किस राज्य में कितनी शॉर्ट टर्म परमिट और कितनी लॉन्ग टर्म परमिट दी जाएगी, ये डिपेंड करता है स्टेट अथॉरिटीज पर, वो कितना डिसाइड करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म परमिट मिजोरम में 7 दिन के लिए मिलती है, अन्य राज्यों में 15 डेज के लिए मिलती है, कहीं 14 डेज के लिए मिलती है। तो अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन औसतन सामान्यतः 14 से 15 दिन, कहीं 10 दिन, इस तरीके से व्यवस्था निर्मित की जाती है। तो बहुत अल्प अवधि के लिए होती है, मुख्यतः टूरिस्ट पर्पज से मिलती है, टूरिज्म के लिए मिलती है।
मूलतः टूरिज्म के लिए मिलती है, टूरिज्म के लिए मिलती है, पर्यटन के लिए मिलती है। तो पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए इस तरीके की परमिशन मिलती है। एक बार में बढ़ भी जाती है, बढ़ भी जाती है आवश्यकता के अनुसार। तो 7 डेज की मिल सकती है, 10 डेज की मिल सकती है, 15 डेज की मिल सकती है, जितनी भी तय कर दी जाए, जितनी भी तय कर दी जाए। तो इस तरीके की ये शॉर्ट टर्म परमिट होती है जो टूरिज्म के पर्पज से दी जाती है। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म परमिट। इसका पर्पस होता है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एटसेट्रा, जॉब के लिए, जॉब के लिए एटसेट्रा। ये पर्पस होते हैं लॉन्ग टर्म परमिट के लिए। लॉन्ग टर्म परमिट लंबे समय के लिए दी जाती है। अब लंबा समय कितना होगा यह डिपेंड करता है पर्पस पर, कैसा पर्पस है। और अलग अलग समय के लिए दिया जा सकता है। 6 मंथ भी हो सकता है, इसके लिए 1 ईयर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स के लिए दिया जा सकता है, 3 ईयर्स के लिए दिया जा सकता है। रिन्यूएबल होता है, रिन्यू कराते हैं हम लोग, इसको रिन्यू कराया जा सकता है, इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, समयावधि बढ़ाई जा सकती है आगे। लेकिन एक बार में एट अ टाइम आपको 6 मंथ या 1 ईयर या 3 ईयर जितना डिसाइड किया जाए स्टेट के द्वारा, सब प्रचलन में है, इस तरीके की चीजें प्रचलन में है। तो जितना डिसाइड किया जाए उतने समय के लिए इनर लाइन परमिट मिल जाती है, इनर लाइन परमिट दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है वह इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आसपास लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए, लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए निर्मित किया गया है। चाहे टूरिज्म के पर्पज से लोग जाएं, चाहे बिजनेस का जॉब के पर्पज से लोग जाना चाहे, लेकिन उनकी आवाजाही को रेगुलेट किया जा सकता है इनर लाइन परमिट के माध्यम। जिनके पास इनर लाइन परमिट है उन्हें ही उन क्षेत्रों में जाने की परमिशन दी जाएगी। जिनके पास इनर लाइन परमिट नहीं है उन्हें उन क्षेत्रों में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कौन जारी करता है इनर लाइन परमिट, कौन इशू करता है? जो संबंधित सरकार होती है, कंसर्न गवर्नमेंट होती है, कंसर्न गवर्नमेंट होती है, वो कंसर्न गवर्नमेंट, संबंधित सरकार डिस्ट्रिक्ट इनर लाइन परमिट को जारी करेगी, इनर लाइन परमिट की घोषणा करती है। रिन्यू अगर कराना है तब भी संबंधित सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। क्या अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करे, अगर आईएलपी का वायलेशन हो तब क्या होगा? आईएलपी का उल्लंघन हो अगर, यानी अगर कोई व्यक्ति बिना आईएलपी रखे हुए, बिना परमिट लिए हुए ऐसे क्षेत्रों में मूवमेंट करे तब क्या होगा? ऐसे क्षेत्रों में मूवमेंट करता है तब क्या होगा? तब इसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर पहली बार वह उल्लंघन करता है तो 100 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है, 100 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो फिर से करता है, रिपीट करता है, अगर वो रिपीट करता है वायलेशन, अगर वह रिपीट करता है वायलेशन, तो रिपीट करने पर, फिर से करने पर, तब फिर इसके लिए सजा बढ़ जाएगी और 500 रुपए का जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। या जरूरी नहीं है केवल जुर्माना लगाया जाए, फाइन लगाई जाए, उसे 3 माह जेल भेजा जा सकता है, 3 माह कारावास, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का कारावास मिलेगा। सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, या दोनों, या दोनों। ये डिपेंड करेगा मजिस्ट्रेट पर जिसके समक्ष आपको लाया गया है। ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा कि वह इनर लाइन परमिट के वायलेशन पर क्या दंड देता है। ब्रिटिश काल में जो दंड की व्यवस्था थी उसे सुधार दी गई, वो ज्यादा कठोर थी, 1 साल की सजा थी, 1 साल की सजा थी। लेकिन अब उसे कम शिथिल बना दिया गया है। लेकिन फिलहाल दंड का प्रावधान है अगर कोई इनर लाइन परमिट को वायलेट करता है।
इनर लाइन परमिट का उल्लंघन करता है। तो प्रश्न उत्पन्न किए जाते रहे हैं कि इनर लाइन परमिट की आज आवश्यकता क्या है, क्यों इसे लागू किया गया है। और मणिपुर में तो जिन क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है वहां तो जनजातियां भी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में केवल जो मणिपुर का जो पहाड़ी एरिया है, यानी जो किनारे किनारे का एरिया है, केवल इन्हीं एरिया में जनजातियां रहती हैं। केवल इसी एरिया में जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स यही रहती हैं। बाकी ये जो इलाका है, जो घाटी वाला इलाका है, उस घाटी वाले इलाके में तो ट्राइब्स है ही नहीं है। तो घाटी वाला इलाका है, इस घाटी वाले इलाके में तो ट्राइब्स रहती ही नहीं है। यहाँ पर तो ज्यादातर मेइतेई समुदाय के लोग रहते हैं, और अगर ज्यादातर मेइतेई समुदाय के लोग रहते हैं तो वो तो हिंदू, वैष्णव हिंदू हैं, और वे जनजातियों से संबंध नहीं रखते। तो ऐसी दशा में उनके लिए भी अब इनर लाइन परमिट को लागू कर दिया गया है। बड़ा विवादों में रहा है ये, और यही कारण है कि सरकार को निर्णय लेने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये घाटी है मणिपुर की, और इस घाटी में जनजातियां नहीं रहती, यहाँ ट्राइब्स नहीं रहती हैं, और इन क्षेत्रों में भी कैसे इनर लाइन परमिट को लागू किया जाए। फिलहाल बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए चला, मणिपुर में बड़े लंबे समय तक चला। ज्वाइंट कमेटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम एक सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और एक लंबे आंदोलन के बाद वो निर्णय लिया गया। फिलहाल हम लोग उसका विश्लेषण यहाँ पर नहीं करेंगे, की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हमारा पर्पज यहाँ पर केवल इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट को समझना था। इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट को, तो इनर लाइन परमिट अब भारत के नागरिकों के लिए है, और जिन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाता है, जो मूलतः इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आसपास के एरियाज होते हैं, किसी क्षेत्र को एक इनर लाइन मान लिया जाएगा और उसके बीच के एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाएगा, और उन क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जबकि यह आर्टिकल 19(1)D के वायलेशन में होगा, लेकिन यह आर्टिकल 19(5) के अनुसार किया जाता है, इसके अनुसरण में किया जाता है, इसलिए इसे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता। यह जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए मूवमेंट को प्रतिबंधित करने का अवसर देता है, अधिकार देता है, और इस प्रकार मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और उन क्षेत्रों में जो प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिए गए, उन क्षेत्रों में मूवमेंट तभी होगा, आवागमन तभी होगा, जब व्यक्ति के पास इनर लाइन परमिट हो। अरुणाचल प्रदेश जाना हो तो अरुणाचल प्रदेश के काउंटर होंगे, वहां इनर लाइन परमिट आपको मिलेगा। मिजोरम जाना हो तो मिजोरम के लिए इनर लाइन परमिट के काउंटर होंगे, वहां पर आपको इनर लाइन परमिट, चाहे सड़क रास्ते से आप जा रहे हो, चाहे आप एरोप्लेन से जा रहे हो, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, जिससे भी जा रहे हो, अगर आपके पास इनर लाइन परमिट का सर्टिफिकेट है, इनर लाइन परमिट है, तभी आप मूव कर सकते हैं। इनर लाइन परमिट के बिना आप मूव करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट की अदालत में आपको पेश किया जाएगा। तो जिन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है, वहां जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए इनर लाइन परमिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इनर लाइन परमिट के संकल्पना को लागू किया गया। क्या प्रभाव रहा है, क्या औचित्य है इसका, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें चर्चा का अलग विषय है, और वो चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इनर लाइन परमिट क्या है। बाकी जो विश्लेषण है इसका, विश्लेषण हम लोग किसी अन्य लेक्चर में करेंगे। लेक्चर में केवल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।